वेलकम। आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। आज थोड़ा लेट हो गया है, रीज़न उसके पीछे है कि आपने देखा होगा कि पिछले वीडियोस में लगातार आवाज़ कर रहा था, है ना। कुछ अलग अलग से नॉइज़ आ रहे थे, तो उसको हटाने के लिए, उस नॉइज़ को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम था, शॉर्ट सर्किट, तो उसको हमको पूरा सेटअप अलग जगह चेंज करना पड़ा, इसलिए एक ही वीडियो आज मिल पा रहा है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, जियो मार्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। जियो मार्ट समझते हैं। देखिए, मार्ट कार्ट जहाँ कहीं पे आए, मार काट नहीं, मार्ट कार्ट जहाँ कहीं आए, समझो कि वो डिलीवरी वाला सिस्टम है कुछ न कुछ, है ना। जैसे फ्लिपकार्ट, ई कार्ट, है ना। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री ने, है ना, रिलायंस इंडस्ट्री ने 50,000 उत्पाद, 50,000 उत्पाद, प्रोडक्ट्स को ले करके लॉन्च किया है जियो मार्ट। जैसे फ्लिपकार्ट है, जैसे अमेजन है, वैसे ही जियो मार्ट लॉन्च हुआ है ना। और उस जियो मार्ट पर, अब ये देसी चीज़ हो गई ना, फ्लिपकार्ट वगैरह सब, फ्लिपकार्ट तो चलो तब भी ठीक है, अमेजन बाहर की है ना। तो यहाँ पर अगर आप ये समझें तो जियो मार्ट ने फ्लिपकार्ट और अमेजन को टक्कर देने के लिए, और यूँ समझिए कि अगर आप इस बात को समझ पाएँ तो फ्यूचर ऑनलाइन मार्केट में है ना। ये बात बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट समझ गए, तो वो अपना सारा व्यापार कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ऑनलाइन हो जाए, है ना। तो जो भी रिटेल से ले करके, है ना, रिटेल और थोक दोनों साथ में, खुदरा और साथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड, है ना। मतलब जैसे फ्लिपकार्ट हुआ या अमेजन हुआ, ये रिटेल और खुदरा दोनों बेचते हैं, सॉरी, रिटेल और थोक दोनों बेचते हैं, यानी खुदरा में और थोक दोनों बेचते हैं, लेकिन ऑफलाइन नहीं बेचते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है, ये जो लेकर के आई है जियो मार्ट, इसकी खास बात ये है कि ये ऑनलाइन भी बेचेंगे और ऑफलाइन भी बेचेंगे और हर एक चीज़ बेचेंगे, मतलब यहाँ तक कि दूध और सब्जी भी बेचेंगे, ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे। समझ पा रहे हैं। अब आप समझोगे कौन लेगा दूध, है ना, कौन लेगा उससे जो है सब्जी। तो अब आप सोचिए कि लोग पानी खरीदते हैं, 50-50 रुपए लीटर पानी खरीदते हैं आज की डेट में, तो है मार्केट है। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जो है ये लॉन्च किया है। बेसिकली हम इधर उधर नहीं भागना है, मेन पॉइंट आइए फोकस करते हैं। तो इसकी खास बात यह है कि देखिए, इसके पास पहले से ही दो प्लस चीज़ें हैं। एक तो इसके पास रिलायंस जियो है, जो घर घर है एक तरह से, तो इसको नेटवर्क बनाने के लिए किसी के पास नहीं जाना है, रिलायंस जियो है ही है इसके पास, कॉन्टैक्ट है ही है इसके पास। अपना जिस भी प्रोडक्ट को चाहेगा फटाक से ब्रांडिंग कर देगा, जहाँ चाहेगा तुरंत पूरे देश में फैला देगा, तुरंत जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। दूसरा, रिलायंस रिटेल भी है इसके पास, रिलायंस के तमाम रिटेल जो है सेंटर हैं। तो इन दोनों को मजबूत करेगा कौन? जियो मार्ट, ठीक है। और जियो मार्ट ने जो है, जियो मार्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप, इन दोनों से भी कोलैबोरेशन कर लिया है कि चीज़ों को पहुंचाए जनता तक, है ना। क्योंकि रिलायंस को पता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोग ज़्यादा समय बिताते हैं, है ना। तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने ये लॉन्च किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है ना। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जियो मार्ट एक ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल है जो रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल की ताकत को एक साथ एकत्रित करता है। पॉइंट करेक्ट। फेसबुक और व्हाट्सएप ने रिलायंस जियो के साथ जियो मार्ट पर एक वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। दोनों लाइन सही है, इसलिए सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए,
आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय बोटेनिकल गार्डन। बात समझते हैं यहाँ पर कि मैंने आपको बताया क्या था कि अम्फान चक्रवात है ना, प्री मानसूनल चक्रवात है। इस तरह का चक्रवात तीसरी बार आया हुआ है, बताया था मैंने आपको। जिस दिन आया था अम्फान चक्रवात की शुरुआत हुई थी उसी दिन इसके बारे में बताया था मैंने। इसने जो है, जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन है, उस बोटेनिकल गार्डन में तमाम पेड़ों को तहस नहस कर दिया है। कहने का मतलब है वहाँ की जैव विविधता पर बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है इस अम्फान तूफान ने। ठीक, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात यहाँ पर कि ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता बोटेनिकल गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। इसे भारत का पहला बोटेनिकल गार्डन भी कहा जाता है। 1786 में इसकी स्थापना हुई। लगभग 109 हेक्टेयर समझते हैं, है ना। 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघे आसपास होता है, यानी 80 बिस्वा के आसपास होता है लगभग। तो 109 हेक्टेयर इसका लगभग क्षेत्रफल है। ये कलकत्ता में शिवपुर है। कलकत्ता के हावड़ा में शिवपुर में मतलब ये स्थापित है ना। और अगर आप ये देखें तो इसमें 12,000 से अधिक प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना। और अगर आप ये देखें कि ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के तहत इसका देख रेख निगरानी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझें, बोलता है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो पहला बोलता है यह भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के तहत है, लाइन सही है। दूसरा बोलता है गार्डन की स्थापना 1786 में हुई थी, क्लियर है। तो दोनों लाइन सही होने के कारण C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक महान धरोहर, एक खिलाड़ी की मृत्यु हो गई लगभग 95 वर्ष की आयु में। बलबीर सिंह दोसांझ पूछता है कि बलबीर सिंह दोसांझ कौन थे? भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे, हिंदी फिल्म कलाकार थे, पूर्व न्यायाधीश थे या भारतीय वायुसेना के दिग्गज थे? समझते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। आंसर तो सब लोग जानते होंगे। बलबीर सिंह दोसांझ ये समझिए कि हॉकी के बहुत ही महान खिलाड़ियों में से एक थे, बेहद महान खिलाड़ियों में से, है ना, जिनकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जैसे आज के डेट में अगर आप समझो कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में है जिस तरीके से, तो उनसे भी कहीं आगे या उसी स्तर का मान लीजिए कि एक खिलाड़ी थे। ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी। बाद में बलबीर सिंह नाम से और सारे खिलाड़ी आए, तो इनको बलबीर सिंह सीनियर नाम से जाना जाने लगा। 3 स्वर्ण जो भारत ने मतलब इसमें जीता हुआ था हॉकी खेल में अंतर्राष्ट्रीय, बलबीर सिंह का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। पहला लंदन में, दूसरा हेलसिंकी में, तीसरा मेलबर्न में। इन्होंने एक मैच में पुरुष हॉकी के एक मैच में अधिकतम जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं उसमें जो गोल करने की बात है, सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। 5 गोल इन्होंने
6 गोल में से 5 गोल। भारत नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहा था अंतर्राष्ट्रीय फाइनल मुकाबला 1952 में, और 1952 में इन्होंने जो है भारत 6-1 से मैच जीता था, जिसमें 5 गोल अकेले बलबीर सिंह दोसांझ ने किया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने पूरी दुनिया में 16 दिव्य चरित्रों की सूची जारी की। उसमें एकमात्र भारतीय शामिल होने वाला बलबीर सिंह दोसांझ थे। ठीक। और अगर आप ये जाने तो पहला खिलाड़ी जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो बलबीर सिंह दोसांझ है, उन्हें 1957 में मिला था। तो ये सारे इनके अचीवमेंट है, यहाँ से सवाल इनके बारे में पूछा जा सकता है। वैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर जान चुके होंगे, बड़ा आसान सा है, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो मैं स्पेशली अलग से बनाऊंगा जिसमें भारत चीन और भारत नेपाल का जो वर्तमान समय में संघर्ष चल रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, मैं कल इस पर एक अलग से वीडियो स्पेशली इसी पे बनाऊंगा कि भारत चीन का और भारत नेपाल का विवाद क्या है, और प्रयास करूंगा कि भारत पाकिस्तान का भी विवाद लगे हाथ बता ही डालूं, है ना। तो ये तीनों चीज़ बड़े मतलब जो है आजकल मुद्दे हैं, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों को अलग से, है ना, अलग से एक अलग वीडियो बना करके आपको बताऊंगा, है ना। तो परेशान मत होइएगा, यहाँ पर चूंकि करंट अफेयर डेली का है तो इस पर डिटेल में बहुत ज़्यादा बताया नहीं जा सकता है ना। डिटेल में कल एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप सभी लोग तैयार रहिएगा देखने के लिए। भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए ना, बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, भारत और चाइना की जो सीमा है, रेखा है, उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। ठीक। अब प्रॉब्लम यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अभी तक कभी डिसाइड नहीं हुई है, कहाँ कहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींची नहीं गई है कभी। ठीक। क्या कहानी है उसके पूरे पीछे बताऊंगा मैं कल। तो बेसिकली ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो पूरा मतलब जो है, अगर आप देखें तो भारत में, अगर भारत का यूं ऐसे नक्शा अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ बोलता है कि इधर लद्दाख का पूरा क्षेत्र, फिर इधर जो है आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और इधर आ जाएंगे तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, बोलता है यहाँ तक फैला हुआ है। अब जो विवाद है बीच वाले को लेके विवाद नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुख्य रूप से यहाँ और यहाँ है। ठीक है। अक्साई चीन और उत्तरांचल को, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, ठीक है। तो मुख्य प्रॉब्लम यहाँ और यहाँ पर है ना, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में है। मध्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है आपस में, है ना, विवाद यहाँ पर नहीं है। तो आपने देखा होगा, न्यूज में बार बार सुना होगा कि लगातार LAC पर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, लगातार भारत और चीन की जो सेनाएं हैं, छोटे छोटे झड़प ब्रिगेडियर स्तर पर हो रहे हैं, है ना। तो ये बार बार न्यूज में है, इम्पोर्टेंट बनाता है ये, इसलिए इस पर एक वीडियो स्पेशली आवश्यक है। तो मैं कल इस पर एक वीडियो बना करके डालूंगा तीनों देशों के बारे में, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना। ठीक है, कि क्या सीमा विवाद क्या है, कहानी क्या है, पूरा बताएंगे आपको। ठीक। तो यहाँ अगर आप समझें तो देखिए, यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्र है उसको 1597 किलोमीटर, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी हमारा है,
लद्दाख में 1557 किलोमीटर फैला हुआ है, मध्य क्षेत्र में 545 किलोमीटर फैला हुआ है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मिला करके 1346 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्लियर। अब यहाँ अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में बोलता है मुख्य अंतर भारत चीन सीमा के मध्य क्षेत्र में है। मध्य क्षेत्र तो शांत है, मुख्य अंतर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक, तो पहला लाइन गलत हो गया। दूसरा बोलता है 545 किलोमीटर लंबाई का मध्य क्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए यहां पर ये दूसरा, यहां पर अगर आप समझें तो पहला लाइन गलत है, दूसरा लाइन सही है, इसलिए बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे कि ये इम्तहान के दृष्टिकोण से सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है ना। अब चूंकि ये डेली करंट पर है तो इसमें इससे ज़्यादा बताना संभव नहीं है। हालांकि ये ज्योग्राफी का पार्ट होगा या आईआर का पार्ट होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ कल, लेकिन बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। आप लोग जो है इसको समझिएगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा जब आप यूनिवर्स पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल मैं समझाने का थोड़ा प्रयास करूंगा आपको, क्योंकि करंट अफेयर्स में न्यूज़ में है तो आवश्यक है कि आपको पता चले। बोलता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ध्यान देंगे, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सौर विकिरण को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, जो सूर्य की रोशनी आती है या सूर्य का जो विकिरण होता है उसको वो एब्जॉर्ब करता है। मैग्नेटिक फील्ड सन, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सन जो सोलर एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ध्यान देंगे मेरी बात यहां पर। अभी फिलहाल कुछ सर्वे आए हैं, कुछ रिपोर्ट आए हैं जिसमें ये बोला गया कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड पिछले 2 शताब्दियों में 10% कम हो गया है। ठीक, और एक और चीज देखा गया कि अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में कुछ जगह सिकुड़ सी गई है। पृथ्वी कुछ जगहों पर सिकुड़ गई है। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम बात यहां पर। साउथ, जिसे साउथ अटलांटिक अनोमली कहा जाता है, वहां पर पृथ्वी कुछ सिकुड़ सी गई है। ठीक है, वहां पर हो क्या रहा है कि जो पृथ्वी के अंदर की जो, ध्यान देंगे यहां पर लिखा है वैन एलन विकिरण बेल्ट। वैन एलन विकिरण बेल्ट क्या होता है, इस बात को समझिएगा। थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन प्रयास करिए। ये एक क्षेत्र होता है जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, चार्ज्ड कण होते हैं, और वो चार्ज्ड होते हैं हवा के द्वारा और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो वो जो क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र को हम लोग वैन एलन विकिरण बेल्ट कहते हैं। क्लियर? वो बेल्ट पृथ्वी के सतह के नजदीक आता जा रहा है। एकदम जो पृथ्वी के सतह से दूर होता जा रहा था वो पृथ्वी की सतह के नजदीक आता जा रहा है। क्लियर है? तो अब यहां पर अगर आप ये समझें ये हो क्यों रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट है ध्रुव प्रत्यावर्तन या ध्रुव उत्क्रमण का, जिसमें होता यह है कि लगभग 2.5 लाख वर्ष में
जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, सॉरी, उत्तरी ध्रुव का जो चुंबकीय बल है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो दक्षिणी ध्रुव का हो जाएगा, और जो दक्षिणी ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर है? इसे हम लोग ध्रुव प्रत्यावर्तन कहते हैं। तो ये माना जा रहा है कि ध्रुव प्रत्यावर्तन नजदीक है एकदम, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड में, इसके पृथ्वी के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कमी आ रही है। क्लियर है? लेकिन अभी भी कई सदी लगेगा ध्रुव प्रत्यावर्तन होने में। ऐसा नहीं है कि ध्रुव प्रत्यावर्तन होगा तो आम आदमी को बहुत समस्या आएगी, नहीं। मुख्य समस्या किसको आएगी? जो पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उसमें समस्या आएगी, या कुछ उड़ाने जो हैं या जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने में दिक्कत आएगी। आम जनमानस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया बात? ध्रुव नहीं बदल जाएगा, ध्रुव का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, उत्तरी ध्रुव का मैग्नेटिक फील्ड दक्षिणी ध्रुव का हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव का मैग्नेटिक फील्ड उत्तरी ध्रुव का हो जाएगा। और यहाँ तक कि ऐसा देखा गया था मतलब लोगों ने माना है कि पिछली बार जब हुआ होगा तो कई उत्तरी दक्षिणी ध्रुव मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के चारों ओर दिखाई दिए होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आप समझें तो पहला बोलता है, रिपोर्टों के अनुसार पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पिछली 2 शताब्दियों में अपनी ताकत का लगभग 10% खो चुका है। लाइन सही है। दूसरा बोलता है, साउथ अटलांटिक अनोमली SAA, जहां पृथ्वी की आंतरिक वैन एलन विकिरण बेल्ट पृथ्वी की सतह से बहुत दूर हो जाती है, यहां पर पृथ्वी के सतह के नजदीक होती जा रही है। इसलिए ये दूसरा लाइन गलत है, पहला लाइन सही है। इसलिए ए फॉर एप्पल जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक वर्ड है पुटियंस सैंक्ट्स। बोलता है ये किससे संबंधित है? अखबार मतलब न्यूज में बार बार समाचार में देखा जा रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे। अच्छा, होता यह है, लोग क्या है कि इस वर्तमान समय में नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स में इधर की चीज़ों को कवर कर देते हैं, यहाँ की चीज़ों को छोड़ देते हैं। जबकि ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ की चीज़ों से खूब सारा जीवों से जुड़ा हुआ मैटर खूब पूछता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता इधर की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो जितने भी एग्ज़ाम में पर्यावरण के पेपर होते हैं उनमें ये वाले पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आजकल बहुत सारे एग्ज़ामों में पर्यावरण मुख्य रूप से पूछा जाता है। IAS हुआ, PCS हुआ, और उसके बाद आपका ये टेट सीटेट में। उसके अलावा इन जनरल भी पर्यावरण हर चैप्टर मतलब ज्योग्राफी का पार्ट होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो हर एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप समझें तो ये वाला भाग बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। अच्छा, मेरे साथ ये है कि मैं इधर जो है यहीं रह करके इंजीनियरिंग किया हूँ, तो ये क्षेत्र के बारे में मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर कर पाता हूँ। न्यूज़ में जैसे आता है तैसे में पता चल जाता है कि इधर की चीज़ें में कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट घटित हुई हैं। तो आइए देखते हैं पुटियंस सैंक्ट्स क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में एक जगह है वेलंकनी, है ना। एक तरह से समझिए कि पानी वहाँ पर झरने जैसा गिरता रहता है। ठीक है, जल प्रपात तरह का है, वहाँ पर होता रहता है हमेशा। अच्छा जगह है, मतलब टूरिस्ट प्लेस है एक तरह से। तो वहाँ पर मतलब एक तरह से समझिए कि झील एक तरह से समझिए है वो। ठीक, तो हुआ ये है कि साइप्रिनिडे मछलियों का एक परिवार है, साइप्रिनिडे।
तो साइप्रिनिडे परिवार सामान्य तौर पर मीठे पानी में रहता है। ठीक है, तो वेलांकनी के जलप्रपातों में एक मछली पाई गई है ना, सिल्वर कलर की होती है, जिससे छोटी सी मछली है, लगभग 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है ना। इसका नाम दिया गया है पुंटियस सैंक्ट्स। पुंटियस सैंक्ट्स इसका नाम दिया गया। ये जो पुंटियस सैंक्ट्स है, ये पहले से ही मतलब इस तरह की मछली पहले से ही केरल में और तमिलनाडु में पाई जा रही है। केरल में उसका नाम है पराल और तमिलनाडु में उसका नाम है केंडे। जैसे अपने यहाँ मछली होती है ना, लोग अपना अपना नाम देते हैं है ना, भुट्टा, रोहू, क्या क्या सब नाम देते हैं है ना। तो वैसे यहाँ पर भी जो है केरल में उसका नाम पराल है और तमिलनाडु में उसका नाम केंडे है। ठीक, ये पराल और केंडे से देखने में वैसे ही है, बस डिफरेंट ये है कि इसके मुख पे, जहाँ से मतलब इसका मुख स्टार्ट होता है, यूँ कहें आम भाषा में जहाँ पर इसका थूथन होता है, वहाँ पर एक मतलब प्रोटेक्टेड संवेदी अंग पाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो मुख है वो जो इसके भाई हैं पराल और केंडे उससे अलग है ना। तो ध्यान रखिएगा बस इतना कि पुंटियस सैंक्ट्स जो है ये एक तरह की मछली है जो मीठे पानी की मछली है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मीठे पानी की मछली है और साइप्रिनिडे परिवार की है। ठीक है, तो यहाँ पर साइप्रस की छोटी मीठी पानी की मछली, यही जो है इसका सबसे सटीक आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो बी फॉर बॉल करेक्ट हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। टाइम हो गया है काफ़ी जो है, आज चूँकि इसको सेटअप करना था, जो आवाज़ आ रही थी आपके रिकॉर्डिंग में, तो उसको सही करने के चक्कर में रिकॉर्डिंग सही तरीके से ज़्यादा हो नहीं पाई है। तो आज बस यहीं तक, कल फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा। कल से रेगुलर सारी क्लासेस जो भी हैं चलेंगी आपकी। थैंक यू।